हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले कुछ थ्योरम्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी मैं, तो आप वहां से देख लेना। और अभी अपन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले कुछ थ्योरम। पहली थ्योरम है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धन पूर्णांक है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि p जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि p में या तो स्वयं का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। और क्वेश्चन में थ्योरम में अपन को दिया हुआ है कि p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये चीज दी हुई है। p a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, ये अपन को सिद्ध करना है कि p a को भी विभाजित करेगी, क्योंकि वो a स्क्वायर को कर रही है विभाजित, इसलिए वो a को भी विभाजित करेगी। ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन मान के चलते हैं, क्योंकि अपन को जो सिद्ध करना है वो ही अपन मान के चलते हैं कि अपन को सिद्ध करना है कि p जो है a को भी विभाजित करेगी। तो अपन क्या करेंगे, a के अभाज्य गुणनखंड p की फॉर्म में ले लेंगे। तो फिर तो मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। क्या है a के अभाज्य गुणनखंड? a इज इक्वल p इंटू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn। जैसे कि अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे ही लिखा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए 8 लेंगे तो 4 का भाग जाएगा, 2 लेंगे तो 2 का जाएगा, तो 2 लेंगे तो 1 का जाएगा। यानी कि ये जो संख्या 8 थी उसको अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके से अपन लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों में इसको, क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें अपन पूरी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में लिख सकते हैं। तो p a के अभाज्य गुणनखंड अपन ने इस फॉर्म में माने तो a को इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि p1 p2 pn a के अभाज्य गुणनखंड है, तो अपन लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn। इस तरीके से a को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अतः अपन ने ये मान लिया, अपन ने क्या ये मान लिया कि a के अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में, तो a इस तरीके से लिखेंगे। फिर अतः अगर a ये है तो a स्क्वायर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर a ये दिया है तो a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर क्या होता है a इंटू a, a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का आधार समान है ना, इसकी घात 1 इसकी घात 1, घातांक के नियम से इन दोनों का आधार समान है तो a आ जाएगा, और 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी हम आपको पता है a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को क्या लिख दिया, a डॉट a क्या लिख दिया, a गुणा a। तो a की जगह क्या लिख दिया p1 p2 अप टू pn, a की जगह क्या लिख दिया p1 टू pn, फिर डॉट वापस a की जगह p1 टू pn, ठीक है। तो ये समझ आ गया, a की जगह p1 टू pn कैसे लिखा, a की जगह p1 टू pn, यहाँ पे p1 टू pn, यानी कि a स्क्वायर को p1 टू pn इंटू p1 टू pn लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो p1 इंटू p1 क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर, p2 इंटू p2 क्या हो जाएगा p2 स्क्वायर, अप टू pn इंटू pn क्या हो जाएगा pn स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर। ये आ चुका है। अब हमें दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये अपन को दिया है कि p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि जो संख्या, अगर एक अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है भाज्य संख्या को, तो वो अभाज्य संख्या उसका एक गुणनखंड होगी। यानी कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आगे क्या कह रहा है कि यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। p क्या है, a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल p1 टू pn है। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि अगर कोई संख्या किसी को विभाजित करती है तो वो उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगी। p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p जो है a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमने जो हम मान के चले कि a जो है a के अभाज्य गुणनखंड p1 टू pn है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने जब a स्क्वायर लिखा तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी क्या है p1 टू pn, क्योंकि a स्क्वायर को अपन ने एक्सप्रेस कर दिया p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर, यानी कि इनमें भी कहीं अपन को p नजर नहीं आ रहा, p1 टू pn आ रहा है, p1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो p1 टू pn है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p जो है वो a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है।
इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से तो पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड हुआ और अपनी जो अपन मान के चले उसके हिसाब से P1 टू Pn इसके अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P है वो P1 टू Pn में से ही एक होगा। क्या होगा इसका मतलब, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 टू Pn है, इसलिए P को P1 टू Pn में से ही एक होना चाहिए। P जो होगा वो P1 टू Pn में से ही कोई एक संख्या होगी। ठीक है, P1 टू Pn में से एक संख्या होगी। अब चूंकि A इज इक्वल P1 टू Pn है, इसलिए P जो है A स्क्वायर को विभाजन अवश्य करेगा। P जो होगा वो क्या होगा, P1 टू Pn में से ही एक संख्या होगी, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है कि P जो होगा P1 टू Pn में से ही एक संख्या होगी। तो P अगर P1 टू Pn में से ही एक संख्या होगी तो P1 टू Pn जो है अपन मान के चले कि P1 टू Pn जो है वो तो A को भी विभाजित कर रहा है, ए को, तभी इसके अभाज्य गुणनखंड में ए को विभाजित कर रहा है। और आ गया कि P जो है वो P1 टू Pn में से ही एक है P। तो अगर P1 टू Pn में से ही एक P है तो वो P भी तो A को विभाजित करेगा। समझ गए? तो क्या हो गया, अपन मान के चले थे कि A के अभाज्य गुणनखंड P1 टू Pn है और आ गया कि P जो है P1 टू Pn में से ही एक है, तो इसीलिए P A को भी विभाजित अवश्य करेगा। ठीक है, ये अपनी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो ये थ्योरम, इस थ्योरम का यूज आगे आने वाली थ्योरम्स में भी होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस में भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन करते हैं प्रमेय 1.3। इस प्रमेय के ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इस टाइप के, तो अपन इस प्रमेय को भी कर लेते हैं। प्रमेय क्या कहती है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसके विपरीत, अपन इस थ्योरम को क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे। परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन मान के चलेंगे कि √2 कैसा है, परिमेय है। परिमेय मान के चलेंगे तो अपरिमेय अपन को सिद्ध करना है। तो माना कि इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। क्या माना अपन ने, √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में √2 को लिखा जा सकता है क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम दो पूर्णांक R व S, जहां P और Q होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। P और Q कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक है R और S ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √2 को R/S की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, जहां S क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि P/Q में भी लिखते हैं तो Q क्या होगा, 0 नहीं होगा। RS लिखो, PQ लिखो, एक ही बात है। तो दोनों क्या होंगे, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि R और S में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अपन मानते हैं कि इस R और S में एक के अलावा और भी कोई संख्या है जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर इस R और S में कोई संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि उस संख्या का R में भी भाग जाएगा और S में भी भाग जाएगा, क्योंकि वो संख्या इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो R में जब उस संख्या का भाग दिया तो A आया और S में जब उस संख्या का भाग दिया तो B आया। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करके √2 को A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसको अपन ने मान के चले कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, उसका भाग दे दिया A/B, तो √2 क्या बन गया, A/B की फॉर्म में बन गया। अब क्या हुआ, √2 A/B। अब इनका जो कॉमन गुणनखंड था उसका इन दोनों से अपन ने डिवाइड करा दिया। तो अब A और B में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब A और B में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो √2 A और B है, जहां A और B में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं जहां A और B सह-अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे A और B कैसी होगी, सह-अभाज्य संख्याएं वो होती जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो, वो संख्या सह-अभाज्य संख्या हो जाती है। तो A और B सह-अभाज्य संख्याएं होगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 को B को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B√2 A ऐसा लिख दिया। फिर इंप्लाइज क्या किया, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। B√2 का स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। B√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 गुणा √2, रूट हट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा 2, और B का स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल A का स्क्वायर A स्क्वायर, यानी कि 2B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। ये इसका अर्थ ये हुआ कि 2B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2B स्क्वायर इज इक्वल क्या है, 2B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर बाई 2, B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 ने A स्क्वायर को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, इंप्लाइज दैट 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है। 2B स्क्वायर A स्क्वायर, ऐसा मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो A स्क्वायर को विभाजित करता है। पिछली थ्योरम अपन ने 1.2 की थी, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है
तो P A को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 2A² को विभाजित करता है, इम्प्लाइज दैट, इसलिए 1.2 से 2 जो है वो A को भी विभाजित करता है। क्या आया, 2A² को विभाजित कर रहा है तो 2A को भी विभाजित करता है, 2A को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो A का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, यानी कि 2 जो है A का एक अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या होता है, अगर 2 A को विभाजित करता है तो क्या अपन 2 इज इक्वल A को विभाजित करता है 2C लिख सकते हैं। तो C इज इक्वल A/2, A/2, A इसके डिवाइड में चला जाएगा, C इज इक्वल, तो यानी कि A में 2 का अपन भाग देंगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, वो C के बराबर होगी, यानी कि A को 2C लिखा जा सकता है। क्योंकि A को विभाजित कर रहा है तो अपन ने A इज इक्वल क्या लिख दिया, 2C। A इज इक्वल क्या लिख दिया, 2C, क्योंकि A2 जो है A को विभाजित कर रहा है तो A इज इक्वल 2C अपन लिख सकते हैं, जहाँ C कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो A इज इक्वल 2C। अब क्या किया अपन ने, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो A स्क्वायर इज इक्वल 4C², दोनों का स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर इज इक्वल 4C²। अब A स्क्वायर का मान अपन समीकरण 1 से लिख सकते हैं, A स्क्वायर का मान क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल 2B², A स्क्वायर का मान क्या है, 2B² इज इक्वल 4C², यानी कि 2B² इज इक्वल 4C²। इसको सिंपल करेंगे तो 2 से 4 2 टाइम बढ़ जाएगा, तो B² इज इक्वल 2C²। यहाँ तक समझ आया, B² इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2C²। अब देखते हैं आगे, अगर B² 2C² के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि B² इज इक्वल 2C², तो B²/2 इज इक्वल C²। ये 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा B² के, यानी कि 2 जो है वो B² को भी विभाजित कर रहा है, तो 2 है B² को भी विभाजित करता है, इसके अकॉर्डिंग B2 क्या है, B² को विभाजित करता है। तो पिछली वाली थ्योरम से 2.1 से 1.2 से क्या है कि अगर 2 जो है वो B² को विभाजित करता है तो 2B को भी विभाजित करेगा। तो क्या 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 कह रहा है कि 2 जो है B को भी विभाजित करेगा, प्रमेय 1.2 से। अब अपन लेके क्या चले थे, √2 इज इक्वल A/B, जहाँ पे A और B कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि A और B सहअभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि A और B में 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन आया क्या है, 2 जो है B को भी विभाजित कर रहा है, 2 A को भी विभाजित कर रहा है और 2 B को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो A और B दोनों को विभाजित कर रही है, यानी कि A और B का कॉमन गुणनखंड हो गया 2। लेकिन अपन जो मान के चले थे, अपन ने जो कल्पना की थी कि जो √2 है A/B के बराबर है और A और B में 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, वो कल्पना क्या होगी, परिकल्पना अपनी गलत हो गई, यानी कि त्रुटिपूर्ण हो गई। तो A व B में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड 2 हो चुका है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में 1 के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना कैसी है, त्रुटिपूर्ण है, जो कि हम लेके चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अभी स्टूडेंट्स, तो अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि विरोधाभास पद्धति, मतलब अपन ये कल्पना इसके ऑपोजिट करके चलेंगे। अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन कल्पना करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो कल्पना कीजिए कि √5 एक अपरिमेय ना होकर कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन कहती है कि √5 को P/Q की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जहाँ P और Q दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है वो नॉट इक्वल 0 है, और P और Q दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, ठीक है। तो √5 P/Q होना चाहिए, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 तथा P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात P तथा Q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। अब √5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब क्या किया, √5/1 इज इक्वल P/Q। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, Q का गुणा √5 से और 1 का गुणा P से, तो 1 × P इज इक्वल √5 × Q, √5Q। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब क्या दोनों पक्षों में वर्ग किया तो इम्प्लाइज दैट इसका वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल √5 का वर्ग तो 5 आ जाएगा, और Q² का वर्ग Q² आ जाएगा, Q का वर्ग Q² आ जाएगा, तो P² इज इक्वल 5Q²। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि P² इज इक्वल 5Q²।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये इसके डिवाइड में जाएगा तो p² अपॉन 5 इज इक्वल q²। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो p² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? इम्प्लाइज दैट 5 अतः 5 p² को विभाजित करता है। उसका मतलब ये समझ आ गया। इसका मतलब 5 जो है p² को विभाजित करता है। तो पहले अपन ने थ्योरम की थी कि यदि a जो है वो p² को विभाजित करता है तो a जो है p को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5 अगर p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो इम्प्लाइज दैट 5 p को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 के अनुसार। अब माना कि क्योंकि 5 जो है वो p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p अपॉन 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 क्या कर रहा है? p को विभाजित कर रहा है तो p अपॉन 5 होगा, और इसमें जब भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको अपन ने r मान लिया। तो क्या अपन p इज इक्वल 5r लिख सकते हैं? इसको इधर गुणा कर लिया, इसके नीचे एक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आ गया? p इज इक्वल 5r। तो ये लिख दिया। माना कि p इज इक्वल 5r, क्योंकि ये इसको विभाजित कर रहा है, इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट अपन ने निकाला। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल 5r लिख सकते हैं, जहाँ r कोई पूर्णांक है, क्योंकि p पूर्णांक है तो r भी कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ क्या किया? वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग किया तो p का वर्ग p² इज इक्वल 5 का वर्ग 25 और r का वर्ग r²। इम्प्लाइज दैट p² की वैल्यू क्या अपन ये लिख सकते हैं? p² 5q²। क्योंकि p² 5q², तो p² की जगह क्या लिख दिया? 5q²। p² की जगह क्या लिख दिया? 5q² इज इक्वल 25r²। फिर 5 का भाग 25 में चला गया 5 बार, और q² इज इक्वल, क्योंकि 5 इसके डिवाइड में ले गए, जैसे कि यहाँ देख लीजिए q² इज इक्वल 25 और 5 25 के डिवाइड में ले गए इज इक्वल r²। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो q² इज इक्वल 5r²। ठीक है, तो क्या ये चीज आ जाएगी? q² 5r²। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। q² इज इक्वल 5r²। इसका मतलब क्या हुआ? q² इज इक्वल 5r², यानी कि ये q² के डिवाइड में अगर 5 जाएगा तो 5q² को विभाजित करेगा, जैसा कि p में किया था। तो 5q² को विभाजित करेगा। तो सेम वही थ्योरम वापस, अगर 5q² को विभाजित करेगा तो 5q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 जो है q को विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार। अब 5q को विभाजित करेगा। अब यहाँ देखो 5 जो है वो q को विभाजित कर रहा है और 5 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि p का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा और q का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। क्या कह रहा है? इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक 5 होगा, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट अपने ये लेके चले थे अपरिमेय कल्पना जो की थी परिमेय की, उसके अनुसार क्या होना चाहिए? p और q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 जो है इसका कॉमन गुणनखंड आ गया है, इसलिए p विभाज्य है, q भी विभाज्य, इसलिए 5 p तथा q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। यह विरोधाभास है क्योंकि हमारी परिकल्पना के अनुसार p तथा q में कोई अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है, अतः हमारी कल्पना √5 परिमेय है, गलत है, इसलिए √5 क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्योंकि सारी परिमेय के ऊपर सारी सब कुछ डिपेंड था कि p और q में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन परिमेय लेने के बावजूद भी इसमें कॉमन गुणनखंड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये परिमेय है ही नहीं, तो ये कैसी है? अपरिमेय है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व होता है और ये थ्योरम अपनी प्रूफ हो चुकी है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अपन को क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड उसी तरीके से अपन को मानना पड़ेगा। पहले अपन मानते हैं कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलेंगे? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 होगा। तो क्या लिखा? 3 + 2√5 इज इक्वल p/q होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय माना अपन ने, जबकि q ≠ 0 तथा p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब p/q इज इक्वल क्या है? 3 + 2√5 इम्प्लाइज दैट। इसको अगर वो सिंपल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को क्या लाएंगे? बराबर के इस तरफ लाएंगे, p/q बीच में है बराबर इज इक्वल 3 + 2√5।
तो अपन क्या करेंगे, 3 को बराबर के इस साइड लाएंगे। 3 को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर के इस तरफ या इस तरफ वाली संख्या को उस तरफ ले जाना है, उस तरफ वाली संख्या को इस तरफ लाते हैं, तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो P अपॉन Q प्लस 3 है ना, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल बराबर 2√5। इधर का 2√5 इधर ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब ये क्या है, 3/1, 3/1 है। अब इन दोनों का Q और 1 का एलसीएम क्या आया, Q आया। Q का भाग Q में कितनी बार गया, एक बार। 1 को P से गुणा किया P, फिर माइनस का माइनस, फिर 1 का भाग Q में कितनी बार गया, Q बार। फिर Q को 3 से गुणा किया तो 3Q, ठीक है, -3Q इज इक्वल 2√5 का 2√5। ठीक है, इम्प्लाइज दैट P - 3Q अपॉन 2Q। अब ये 2 जो था वो इधर 2 का गुणा Q से कर दिया, 2 इधर आ गया Q के पास। ठीक है, इसके नीचे है 1, तो अपन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए पूरा मल्टीप्लाई ना करके क्या किया है कि 2 का गुणा Q से कर दिया, तो क्या आ गया, P - 3Q अपॉन 2Q इज इक्वल √5। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्या है इसमें क्या किया, P और Q को एक तरफ कर दिया और √5 को एक तरफ कर दिया। क्या किया इसमें, P और Q को एक तरफ कर दिया, √5 को एक तरफ कर दिया। अब देखिए चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो P - 3Q अपॉन 2Q कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, P अपॉन Q की फॉर्म है, तो P - 3Q अपॉन 2Q परिमेय संख्या होगी। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ Q है तो ये परिमेय संख्या कैसे होगी, ऊपर भी Q आ रहा है, P नहीं है सिर्फ। तो देखो इसको अपन अगर समझें तो देखिए कि P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो अगर अपन P की वैल्यू 4 ले लेते हैं फॉर द एग्जांपल, कि P की वैल्यू अपन ने ले ली 4 और 3 की वैल्यू अपन Q की वैल्यू अपन ने ले ली 1। ठीक है, तो अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो P की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस 3 की जगह 3 इंटू 1 अपॉन 2, Q की वैल्यू क्या है, 1। तो ये क्या हुआ, 4 - 3 इंटू 1, यानी कि 4 - 3 अपॉन 2। 4 - 3 मतलब 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि Q की वैल्यू ले ली -1, P की वैल्यू ले ली -1 - 3, Q की वैल्यू ले लीजिए 1। क्या ले ली, Q की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, और Q की वैल्यू 1 ले ली, नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए -1 - 3 इंटू 1 3 अपॉन 2, ऊपर क्या आ जाएगा, -4 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2। -2 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो वही P अपॉन Q वाली फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, P अपॉन Q वाली फॉर्म, जहाँ P इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, इसका मतलब P और Q की वजह से कुछ भी रखो, ये एक परिमेय संख्या ही आनी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि P और Q दोनों पूर्णांक है, अथवा P - 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो आगे देखिए, ये अगर परिमेय संख्या है, ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो परिमेय है, तो ये किसके बराबर है, ये पूरी संख्या परिमेय है, तो ये संख्या किसके बराबर है, √5 के बराबर। तो ये पूरी संख्या परिमेय है, तो √5 भी कैसा होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, इस चीज से अपन ये कह सकते हैं कि अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अभी अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन किया तो उसमें अपन ने सिद्ध कर दिया कि √5 तो अपरिमेय है, तो अर्थात परिमेय है परंतु √5 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो अपन जो चीज लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग तो विरोधाभास आ गया, यानी कि ये जो अपन ने कल्पना की थी वो कैसी है, गलत है। तो ये कैसी संख्या होगी, विरोधाभास है, और हमारी परिकल्पना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, गलत है। इम्प्लाइज दैट 3 + 2 √5 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, उसमें से पहली संख्या है 1/√2। अपन को 1/√2 को प्रूव करना है कि अपरिमेय है, तो वही सेम पहले के जैसे, पहले अपन परिमेय मान के चलेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो मानते हैं, माना
1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो a/b की फॉर्म में, तो क्या होगा, तो ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त करते हैं कि 1/√2 इज इक्वल a/b। किस फॉर्म में होगा, परिमेय के कारण a/b की फॉर्म में, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन गुणनखंड एक के अलावा कोई अन्य कॉमन गुणनखंड है नहीं। और b जो है, ये b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग किया 1/√2 का वर्ग इज इक्वल a² a² का वर्ग a² और 1/√2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/2 √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, √2 × √2 वर्ग होगा तो 2 आ जाएगा इज इक्वल a² इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस a1 को b² से गुणा किया तो b² आ गया, 2 को a² से गुणा किया तो 2a² आ गया। तो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2a² b²। तो सेट ये क्या प्रूव कर रहा है कि 2a² b² है। इसका मतलब ये 2 इसके b के डिवाइड में जाएगा, 2 b के डिवाइड में जाएगा तो 2 जो है वो b² को क्या विभाजित करेगा। तो क्या होगा, 2 जो है b² को विभाजित करता है, तो सेम उस प्रमेय के अनुसार 2b को भी विभाजित करेगा। तब मानना 2 अगर b को विभाजित करेगा यानी कि b/2 होगा, b/2 होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको नाम दे दिया c, यानी कि b/2 इज इक्वल c। इसका मतलब अपन b इज इक्वल 2c मान सकते हैं। तो मानना कि b इज इक्वल 2c, क्योंकि ये विभाजित कर रहा है, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है। इम्प्लाइज दैट दोनों का, इसका स्क्वायर किया दोनों साइड में, तो b² इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c² हो गया। इम्प्लाइज दैट b² की जगह क्या वैल्यू रख दी, b² की जगह अपन ने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी 2a², b² की जगह क्या रखा, 2a² इज इक्वल 4c²। अब ये क्या हुआ, 2 का भाग 4 में चला गया 2 टाइम, तो a² इधर हो जाएगा, a² इज इक्वल 2c²। ठीक है, इसका भाग इसमें जाएगा क्योंकि इसकी 2 क्या हो जाएगा, 4 के डिवाइड में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम कट जाएगा इससे, तो a² इज इक्वल 2c²। इम्प्लाइज दैट a² इज इक्वल 2c²। अब a² 2c² के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a² के डिवाइड में क्या जाएगा, 2 जाएगा, यानी कि 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, यानी कि a² 2 से विभाज्य है, a² का 2 से विभाज्य है तो 2a को भी विभाजित करेगा। इम्प्लाइज दैट 2a को भी विभाजित करेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि 2b को विभाजित करता है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड कि 2a को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण 1 व 2 से a और b दोनों में 2 जो है एक क्या 2 जो है क्या हुआ, कॉमन गुणनखंड हो गया, क्योंकि दोनों ही जो है 2 से विभाज्य हो रहे हैं। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना 1/√2 जो है परिमेय है, गलत है। इस इम्प्लाइज दैट 1/√2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है सेकंड नंबर है अपना 7√5। क्या है, अपन को प्रूव करना है कि 7√5 है अपरिमेय संख्या है। अब 7√5 को अगर अपरिमेय प्रूव करना है तो अपन मान के चले कि 7√5 कैसी है, परिमेय संख्या है, तो उसको अपन क्या करेंगे, a अपन b की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या माना कि 7√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हम इसलिए हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं जहाँ b क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, 7√5 इज इक्वल a/b, क्योंकि ये क्या है, परिमेय है, तो 7√5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इज इक्वल a/b हो गया। इम्प्लाइज दैट √5 को एक साइड रख दिया, रूट वाली 5 जो संख्या है उसको रखना है एक साइड, आपको बराबर की दूसरी साइड a और b को ले जाना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, √5 को इस साइड रख दिया और 7 को जो है ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये 7 जो है b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के पास आ जाएगा। तो √5 इज इक्वल a/7b। क्या है, √5 इज इक्वल a/7b। अब क्या है, a भी पूर्णांक है, क्या दिया है, a और b पूर्णांक है और 7 भी क्या है, पूर्णांक है। तो क्या हुआ, a 7 और b तीनों ही क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि ये दो तीनों ही पूर्णांक है तो ये कौन सा फॉर्म है, a/b वाला फॉर्म है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये तीनों ही पूर्णांक है, इसलिए a/7b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। अगर a/7b एक परिमेय संख्या होगी, a/7b एक परिमेय संख्या होगी, तो a/7b √5 के बराबर है। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। तो इम्प्लाइज दैट इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपन ने तब प्रूफ की थ्योरम में √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अपन लेके क्या चले थे, परिमेय लेके चले थे, लेकिन √5 यहाँ पे परिमेय आ चुकी जो कि सत्य नहीं है, यानी कि परिकल्पना में विरोधाभास हो गया, परिकल्पना अपनी गलत है। तो ये विरोधाभास प्राप्त हो गया, अतः हमारी परिकल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इम्प्लाइज दैट 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट टू। 6 प्लस रूट टू को प्रूव करना है कि क्या है, अपरिमेय है। तो वही प्रोसेस अपन लेके चलेंगे परिमेय। तो माना कि 6 प्लस रूट टू जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम ऐसे दो पूर्णांक a और b जहाँ b नॉट इक्वल 0 प्राप्त कर सकते हैं कि 6 प्लस रूट टू इज इक्वल a अपॉन b। 6 प्लस रूट टू किसके बराबर होगा, a अपॉन b के, क्योंकि ये 6 प्लस रूट टू कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अपन क्या करेंगे कि बराबर के एक साइड जो है वो रूट वाली वैल्यू रखेंगे और दूसरी वाली वैल्यू सारी बराबर के दूसरी साइड कर देंगे। तो अपन इधर क्या रखेंगे, सिर्फ रूट टू को रखेंगे। तो यहाँ रखा रूट टू इज इक्वल a अपॉन b। 6 का पक्षांतरण कर दिया इस साइड, 6 का पक्षांतरण बराबर की दूसरी साइड किया। तो यहाँ कैसा था, प्लस का 6, कैसा था, प्लस का 6। ये जब बराबर की दूसरी साइड पक्षांतरण हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा, माइनस का 6। कैसा 6 बन जाएगा, माइनस का 6। तो रूट टू इज इक्वल a अपॉन b माइनस 6। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या किया, रूट टू का रूट टू लिख दिया वापस, इज इक्वल इन दोनों का एलसीएम लिया 6 अपॉन 1 और a अपॉन b का एलसीएम आया है b। तो b और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। b का भाग b में गया एक बार, फिर 1 को a से गुणा किया तो क्या आया a, फिर माइनस 1 का भाग b में गया b बार, फिर b को 6 से गुणा किया तो 6b। तो क्या आ जाएगा a माइनस 6b अपॉन a। ठीक है। अब चूंकि a क्या है, पूर्णांक है, b क्या है, पूर्णांक है, 6 भी क्या है, पूर्णांक है। तो इस चूंकि a b और 6 सभी क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूर्णांकों का कैसा है, अनुपात है। पूर्णांकों का क्या है, अनुपात है। यानी कि a अपॉन b का क्या है, ये अनुपात है। जैसा कि पहले भी मैंने एग्जांपल देके बताया, a और b की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रखना, p अपॉन q की फॉर्म ही आएगी। तो क्या होगा, a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये अगर 6 अपॉन a माइनस 6b अपॉन b ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये किसके बराबर है, रूट टू के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या है तो रूट टू भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसीलिए रूट टू एक परिमेय संख्या होगी। अब रूट टू एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने तो थ्योरम की थी कि रूट टू तो अपरिमेय संख्या है। तो इससे इस तथ्य का विरोध हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो परिकल्पना थी 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या हम लेके जा रहे थे, वो कैसी है, गलत है। अगर ये गलत है, अगर ये परिमेय नहीं है, तो 6 प्लस रूट टू कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट होती है और चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर सेकंड करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।